कल ये कर रहे थे हम टॉपिक मोबाइल शेड्यूलिंग। अप टू वन वन तक 1 यूनिट ऑफ टाइम तक शेड्यूलिंग की थी हमने। आगे देखो, फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो शेड्यूलिंग आपकी यूज होती है दैट इज प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, यानी कि वहां प्रायोरिटी भी यूज होगी प्लस प्रीएम्पशन भी होगी। प्रीएम्पशन कब होती है हमें पता है, जब कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस सिस्टम में एंटर करता है। अगर लो प्रायोरिटी एंटर करता है तो वहां पे प्रीएम्पशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन जो करंटली रन कर रहा है उससे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस सिस्टम में आता है तो ऑब्वियसली उसको करंटली जो रन कर रहा है उसको प्रीएम्प्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है, प्रीएम्पशन का भी और प्रायोरिटी बेस्ड भी। ठीक है, तो कल हमने ये स्टार्ट किया था एग्जांपल यूजिंग दिस मोबाइल शेड्यूलिंग। सो हेयर कितना शेड्यूल किया था हमने, फर्स्ट स्टार्ट विद द जीरो। जीरो अराइवल टाइम पे कौन प्रोसेस आ रहा है आपने देखा था, इट इज ओनली द प्रोसेस P1, यानी कि जीरो पे सिर्फ P1 ही सिस्टम में रिलीज हो रहा है और कोई प्रोसेस नहीं है जो कि जीरो पे आ रहा है। सो दैट्स वाई हमें प्रायोरिटी चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम ने एग्जीक्यूट किया P1 को 0 to 1। आफ्टर दैट एट 1 यहाँ पे क्या होगा, हर एक प्रोसेस को सिर्फ 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही एग्जीक्यूशन देनी है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट पे फिर से चेक करना है कि क्या सिस्टम में कोई न्यू प्रोसेस रिलीज हो रहा है। ठीक है, सो एट 1 पे अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम ने चेक किया इज देयर एनी अदर प्रोसेस, यस देयर इज प्रोसेस P2 दैट इज रिलीजिंग एट टाइम 1। तो यहाँ पे 1 पे P2 आ रहा है। अब करंटली रन कौन सा कर रहा था, P1। P1 से ज्यादा प्रायोरिटी है P2 की, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 20, और मैंने क्या कंसिडर किया है, जितना हाई नंबर होगा उतनी हाई प्रायोरिटी होगी। तो इन कंपैरिजन टू P1 P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसीलिए 1 पे P1 प्रीएम्प्ट हो गया। सो 1 पे किसको शेड्यूल किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, P2 को। ठीक है, अब P2 को भी सेम वो एक ही इस स्लॉट में एग्जीक्यूट करवाएगा 1 to 2 में। उसके बाद 2 पे वो फिर से चेक करेगा क्या कोई नया प्रोसेस है सिस्टम में जो एंट्री ले रहा है एट 2। यस देयर इज अनदर प्रोसेस P3 है हमारे पास जो सिस्टम में एंट्री ले रहा है 2 पे। अब P3 की प्रायोरिटी चेक करेगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, यस P3 की प्रायोरिटी है 30 और जो करंटली रन कर रहा है P2 उसकी प्रायोरिटी है 20। तो 30 और 20 में से हाई प्रायोरिटी हुई P3 की, सो दैट्स वाई एट 2 पे P2 प्रीएम्प्ट हो जाएगा और कौन एग्जीक्यूट होगा, P3। साथ साथ में आपको कल बताया था क्या यहाँ पे लिखते जाना है कि कितना इनका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन है। जैसे P1 को जब ऑपरेटिंग सिस्टम ने 0 पे एग्जीक्यूट किया तो उसका सिर्फ 1 यूनिट ही एग्जीक्यूशन हुई, तो इट इज लेफ्ट विद द 4 यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। ऐसे ही P2 की भी सिर्फ 1 यूनिट की हुई है अभी, इसलिए इसका 3 रह गया है और P3 का अभी 1 हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं एट 3 पे। एट 3 पे अब सिस्टम फिर वही चेक करेगा क्या कोई प्रोसेस है जो कि रिलीज हो रहा है। तो देखो 3 पे यहाँ पे कोई भी प्रोसेस रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई एट 3 अब ये चेक करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्यू में कौन कौन से प्रोसेस है। जब उसने P1 को प्रीएम्प्ट किया था तो प्रीएम्प्ट होने के बाद प्रोसेस क्या होता है, वापस से रेडी क्यू में चला जाता है। उसके बाद उसने P2 को प्रीएम्प्ट किया, P2 भी रेडी क्यू में चला गया। उसके बाद 3 पे अभी उसने P3 को वो करंटली रन कर रहा है। ठीक है, अभी वो कहाँ पे है, अपना एग्जीक्यूशन पे ही है। ठीक है, तो अभी वो चेक करेगा कि जो मेरे पास क्यू में प्रोसेस है P1 P2 उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है या फिर जो करंटली वो रन कर रहा है P3 उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो उसे पता है P3 की प्रायोरिटी ज्यादा है, P1 P2 की कम है P3 से, सो दैट्स वाई 3 पे भी वो P3 की ही एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, सो P3 का कितना टोटल टाइम है, बर्स्ट टाइम 2, यानी कि इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम ही चाहिए अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए, जो कि इसकी अब कंप्लीट हो गई है। तो इसका जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन है वो क्या हो गया, 0। आफ्टर दैट एट 4 पे फिर से आपका सिस्टम चेक करेगा इज देयर एनी अदर प्रोसेस हु इज रिलीजिंग एट टाइम 4। यस 4 पे रिलीज हो रहा है प्रोसेस P4। सो ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या चेक करेगा, प्रायोरिटी, किसकी प्रायोरिटी इनमें सबसे ज्यादा है। तो इनमें सबसे ज्यादा क्या है, P1 P2 थे क्यू में, नया प्रोसेस P3 तो एग्जीक्यूट हो चुका है, नया प्रोसेस 4 पे P4 आया, सो P4 की प्रायोरिटी ज्यादा है सबसे P1 P2 से। सो दैट्स वाई एट 4 पे कौन एग्जीक्यूट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विल एग्जीक्यूट दी प्रोसेस P4। अब P4 की देखो बर्स्ट टाइम 1 है, यानी कि इसको जस्ट 1 यूनिट ऑफ टाइम ही चाहिए अपना एग्जीक्यूशन पूरा करने के लिए।
तो यहाँ पे अब इसका रिमेनिंग एग्जीक्यूशन क्या हो गया 0, क्योंकि इसने 1 यूनिट अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब 5 पे, अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखा 5 पे कोई रिलीज हो रहा है, नो, आगे कोई भी प्रोसेस नहीं है जो रिलीज हो रहा है सिस्टम में, बस ये 4 ही प्रोसेस आए थे। ठीक है, इन 4 प्रोसेस में से भी 2 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, P3 और P4 की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ 5 पे क्या चेक करेगा कि मेरे पास रेडी क्यू में अभी कौन कौन से प्रोसेस है। तो रेडी क्यू में ये प्रोसेस थे जो वापस चले गए थे प्रीएम्प्ट होने के बाद, P1 और P2। तो अब ये चेक करेगा कि इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इन दोनों में से P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो एट 5 पे वो पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा, P2 को। अब P2 का देखो, P2 की जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन थी वो कितनी रहती थी, 3 यूनिट ऑफ टाइम की इसकी एग्जीक्यूशन रहती थी। ठीक है, अब अगर आप इसको सेपरेट भी शो करते हो, जैसे 5 to 6 पे अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम ने चेक किया, क्योंकि अभी उस पर 2 ही प्रोसेस रह गए हैं, तो ऑब्वियसली P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हर पॉइंट पे वही पहले एग्जीक्यूट होगा पूरा। सो इस चीज को आप डायरेक्टली भी शो कर सकते हो 5 to 8, यानी कि इसको टोटल 3 यूनिट का टाइम चाहिए था एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, तो 5 to 8 P2 एग्जीक्यूट हो गया। So now remaining execution for P2 also is 0, and after that last कौन बचा, अब तो एक ही प्रोसेस बचा उसके पास रेडी क्यू में, दैट इज P1। so last अब वो किसको एग्जीक्यूट कर सकता है, P1 को। so P1 का टोटल जो रिमेनिंग टाइम था एग्जीक्यूशन टाइम वो 4 था, तो यहाँ पे टोटल आप डायरेक्टली, क्योंकि एक ही प्रोसेस है तो 4 तक दिखा सकते हो। so 8 to 12 में यहाँ पे एग्जीक्यूशन इनकी कंप्लीट हो गई 12 तक। ठीक है, तो ये आपको बताया भी था ना कल, जितना बर्स्ट टाइम का टोटल आता है उतना वैल्यूज तक आपकी इन प्रोसेस की शेड्यूलिंग हो जानी चाहिए। तो अगर आप ऐसा है तो आपको ये है कि आपकी शेड्यूलिंग सही है। जैसे यहाँ पे टोटल है इसका 12, तो 12 तक ये 4 के 4 प्रोसेस शेड्यूल हो गए और इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या डालना है, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होगा, कब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन किस टाइम पे कंप्लीट हो रही है। बर्स्ट टाइम तो क्या था कि टोटल उसको इतना टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, कंप्लीशन टाइम क्या है कि कब वो कंप्लीट हुआ है। सो क्लास टेल मी फॉर all these 4 processes what is the completion time, write in the chat box। ये जो ग्रैंड चार्ट है इससे आप देख सकते हो what is the completion time for all the 4 processes। बताओ। देखो फॉर P1 किसी ने भी चैट बॉक्स में नहीं मेंशन किया कंप्लीशन टाइम क्या है चारों प्रोसेस के लिए, बहुत ही सिंपल है। P1 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, P1 पूरा 12 पे हो रहा है, सो कंप्लीशन टाइम फॉर P1 12। फॉर P2 कहाँ कंप्लीट हो रहा है 8 पे, सो कंप्लीशन टाइम फॉर P2 8। P3 कहाँ कंप्लीट हो रहा है, P3 की देखो 4 पे, तो P3 का कंप्लीशन टाइम है 4। और P4 कहाँ कंप्लीट हो रहा है 5 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम है 5। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम जो आपको देखना है वो कौन सा टाइम देखना है कि कब वो कंप्लीट हो रहा है। जैसे 8 to 12, तो 12 वाला जो है आपका टाइम वो कंसिडर करना है, पहला नहीं कंसिडर करना कि 8 कंसिडर कर लो, पूरा कब हो रहा है वो उसका काम 12 पे, सो 12 उसका कंप्लीशन टाइम है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे दैट इज TAT मीन्स टर्न अराउंड टाइम एंड W2 इज वेटिंग टाइम। तो इसका फॉर्मूला पहले भी बताया था, लर्न होना चाहिए आपको, टू फाइंड आउट द टर्न अराउंड टाइम। MCQ में ये तो आपका आ ही सकता है, टर्न अराउंड टाइम बताओ या एवरेज वेटिंग टाइम बताओ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूले से। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम TAT माइनस BT इज द बर्स्ट टाइम। तो अब यहाँ पे देखो फॉर फर्स्ट प्रोसेस व्हाट इज द TAT, टर्न अराउंड टाइम CT, यानी कि कंप्लीशन कब हुई है इसकी 12 पे और अराइव कब हुआ था ये 0 पे। तो फॉर प्रोसेस P1 जो टर्न अराउंड टाइम है वो आपका क्या है 12, क्योंकि 12 माइनस 0 इज 12। नेक्स्ट P2 के लिए क्या है, कंप्लीशन 8 पे हो रहा है, आया कब है वो सिस्टम में 1 पे, तो 8 माइनस 1 7। P2 के लिए है TAT वैल्यू 7। ऐसे ही P3 के लिए, P3 का कंप्लीट हो रहा है ये 4 पे और ये अराइव हुआ था कितने पे 2 पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2।
और इधर लास्ट कंप्लीट हो रहा है ये 5 पे और आया था 4 पे, तो इसका टर्न अराउंड इज 1। ठीक है, तो ये टर्न अराउंड वैल्यूज है 12, 7, 2, 1। नाउ कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। सो फॉर फर्स्ट प्रोसेस P1 क्या होता है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला TAT माइनस BT। तो TAT इसका कितना आया है फर्स्ट का 12, और बर्स्ट टाइम इसका कितना है टोटल। बर्स्ट टाइम में कौन सा लेना है अब आपको, जो स्टार्टिंग में आपको गिवन था, ये नहीं कि जो हमने रिमेनिंग एग्जीक्यूशन लिखी हुई है, जो आपको इनिशियली गिवन है वो बर्स्ट टाइम कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पे 12 माइनस 5 इज 7। For P1 the waiting time is 7. For P2 कितना है आपका यहाँ पे TAT की वैल्यू 7 माइनस बर्स्ट टाइम कितना है P2 का 4, 3। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी TAT कितना है 2 और इसका बर्स्ट टाइम भी कितना है 2, तो इसके लिए 0। नेक्स्ट TAT है 1 और इसका बर्स्ट टाइम कहाँ है 1, तो इसके लिए भी 1 माइनस 1 0। ठीक है, so these are the waiting time values. Now calculate the average waiting time. Average waiting time आपको पता है क्या होता है, टोटल प्लस करो पहले जो भी आपकी वेटिंग टाइम वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4 है तो 4 से डिवाइड करना है। ऐसा नहीं लेना कि 0 आ गया P3 और P4 तो आप 2 से डिवाइड करोगे, 4 से ही इसको डिवाइड किया जाएगा 7 और 3 का टोटल को। तो 7 और 3 इज 10 divided by 4. So that will be 2.5 ms. ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं मोबाइल शेड्यूलिंग के लिए। तो मेन MCQ के लिए अभी बताया आपको, क्राइटेरिया आपका आ सकता है, क्या क्राइटेरिया होता है मोबाइल शेड्यूलिंग के लिए। प्रायोरिटी बेस्ड मोड कौन सा यूज करता है, वो प्रिएम्प्टिव मोड यूज करता है। नॉन प्रिएम्पशन यहाँ नहीं होती, यहाँ प्रिएम्पशन ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको अगर टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करके। ऐसे ही वेटिंग टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, मोबाइल फाइल सिस्टम। मोबाइल फाइल सिस्टम, ये जो आपका कंसेप्ट है ये अनदर नेम से भी आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं कोडा फाइल सिस्टम। जहां भी आपकी मोबाइल फाइल सिस्टम की बात हो रही है, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द कोडा फाइल सिस्टम। यानी कि जो हम मोबाइल सिस्टम्स होते हैं, मोबाइल डिवाइसेस होती है, उसमें जो फाइल सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं कोडा सिस्टम। ठीक है, तो कोडा की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कोडा क्या है। इट इज कोडा स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट डेटा अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका होता है यूज किसके लिए, मोबाइल फाइल सिस्टम्स के लिए। ठीक है,
Now, what is the goal of this CODA? First of all, ये जो CODA है आपका, it is an extension of Andrew file system. ये भी आपको MCQ के लिए पता होना चाहिए. AFS की फुल फॉर्म क्या होती है? CODA जो है वो किसकी एक्सटेंशन है? Comes from AFS. AFS stands for Andrew file system, and this CODA is developed by CMU University. CMU is CMU भी इसको बोलते हैं एज एन एब्रीविएशन. तो यहाँ पे 3 फुल फॉर्म्स है आपके एमसीक्यू के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कोडा. कोडा क्या है? एक फाइल सिस्टम जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है. इट स्टैंड फॉर कांस्टेंट डेटा अवेलेबिलिटी. नेक्स्ट जो है आपका ये कोडा सिस्टम जो है वो किसकी एक्सटेंशन है? वो एएफएस की एक्सटेंशन है. एएफएस क्या है आपका यहाँ पे? एंड्रयू फाइल सिस्टम. और कोडा सिस्टम जो है किसने डेवलप किया है? सीएमयू यूनिवर्सिटी ने. और कब डेवलप किया है? इन 1987 कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो है क्या ये कोडा फाइल सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल सिस्टम होता क्या है क्लास? बताओ. व्हाट डू यू मीन बाय फाइल सिस्टम? ये 2 पर्पस की वजह से यूज किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क फाइल सिस्टम. ठीक है. हम क्यों यूज करते हैं कोडा फाइल सिस्टम को मोबाइल डिवाइसेस के लिए? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी. कोडा फाइल सिस्टम जो होता है वो हाईली सिक्योर होता है. आपको पता है जो भी आप डेटा सेव कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, यहाँ पर एप्लीकेशन भी होती है फाइल्स की. जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कंसेप्ट आपको बताया था फाइल सिस्टम का, सेम यहाँ पे यूज किया जाता है कोडा का भी. डिस्ट्रीब्यूटेड में अगर आपको याद हो तो वहां पे क्या होती थी? रेप्लिकेशन हो रही थी फाइल्स की. यानी कि अगर एक यूजर ने एक फाइल क्रिएट की है तो वो फाइल्स मल्टीपल सर्वर पे जाके सेव होती है. ठीक है. अगर सपोज कोई एक सर्वर वहां पे फेल हो जाता है तो यूजर को किसी भी टाइम पे उसकी फाइल एक्सेस हो सकती है बाय द मल्टीपल सर्वर्स. तो इस वजह से रेप्लिकेशन वहां की जाती है. दूसरा यहाँ पे क्या है? सिक्योरिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है इस टाइप के सिस्टम में, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी होती है कि सिस्टम जो हो आपका वो हाईली सिक्योर हो. सो ड्यू टू द सिक्योरिटी कोडा फाइल सिस्टम यूज किया जाता है. इट इज हाईली सिक्योर. एंड सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूटेड का अगर आपको याद है तो उसमें हमने क्या किया था कि जो ये सारा प्रोसेस होता है कि जैसे रेप्लिकेशन हो रही है, एक यूजर की फाइल एक सर्वर पे ना जाके मल्टीपल सर्वर पे सेव हो रही है, और यूजर कहाँ से उन फाइल को एक्सेस कर रहे हैं ये उनको नहीं पता. जैसे हम खुद यूज कर रहे हैं इंटरनेट, हम जस्ट एड्रेस डालते हैं, उसके बाद वो फाइल कहाँ से आ रही है, कौन से सिस्टम से आ रही है, नेटवर्क का कौन सा वहां पे टोपोलॉजी यूज हो रही है, वो सब हमें नहीं पता. हमने जस्ट रिक्वेस्ट डाली और हमको रिस्पॉन्स मिल जाता है अगर वो डेटाबेस में है तो सर्वर की. ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि जो ये सिस्टम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हाईली सिक्योर एंड इट इज ट्रांसपेरेंट टू द यूजर्स. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है और ये मोबाइल सिस्टम है, दोनों का ही सेम आपका एम है फाइल सिस्टम का. क्या? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना प्लस डेटा रेप्लिकेशन भी करते हैं दोनों. और ये जो डेटा रेप्लिकेशन का कंसेप्ट है या डेटा एक्सेस होता है वो सब यूजर से ट्रांसपेरेंट रहता है. ठीक है. सो व्हाट इज दिस कोडा फाइल सिस्टम? कोडा फाइल सिस्टम इज अ नेटवर्क फाइल सिस्टम दैट इज डिजाइंड टू बी हाईली सिक्योर and transparent for the users.
ठीक है, अब यहाँ पे कैसे आपका यूज होता है फाइल सिस्टम देखो। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दीज आर द सर्वर्स, देयर आर मल्टीपल सर्वर्स which consist of the files of the users। ठीक है, और ये आपस में क्या है कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एंड ऑल दीज सर्वर्स आर कनेक्टेड विद द क्लाइंट्स आल्सो। सो हियर these are clients, receiver, और इनको क्या बोला जाता है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट हमें पता है क्लाइंट का क्या काम होता है, रिक्वेस्ट सेंड करना। जैसे हम हैं, हम क्या हैं, हम क्लाइंट्स होते हैं। बट इन रिलेशन टू दिस कोडा फाइल सिस्टम, व्हाट दिस क्लाइंट टर्म्ड एज, इनको बोला जाता है वर्चुअल क्लाइंट। ठीक है, सिंपल जो क्लाइंट्स है उनके लिए टर्म यूज की जा रही है वर्चुअल क्लाइंट। तो अब वर्चुअल क्लाइंट क्या होता है, द पर्सन और द नोड दैट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, दैट इज। ये आपका जो आर्किटेक्चर दिख रहा है यहाँ पे, किसके लिए है, कोडा फाइल सिस्टम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने इंटरनल यहाँ पे ड्रॉ किया इस बॉक्स के अंदर, ये क्या है आपके सर्वर्स। और इनको क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज अ वाइस फाइल क्लाइंट। ठीक है, तो वर्चुअल क्लाइंट और वाइस फाइल क्लाइंट, ये दोनों का आपको पता होना चाहिए। वर्चुअल क्लाइंट क्या है, सिंपली जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, और वाइस फाइल क्लाइंट यहाँ पे किसको टर्म किया गया है, सर्वर को, सिंपली जो क्या कर रहे हैं, क्लाइंट की रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट उनको रिस्पॉन्सेज सेंड कर रहे हैं। तो ये बेसिक इसका आर्किटेक्चर होता है कोडा फाइल सिस्टम का। मेन आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरनल जो है आपके सर्वर है, आउटसाइड जो इधर मैंने ड्रॉ किया है बॉक्सेस, ये आपके क्लाइंट्स है और इनको बोला क्या जाता है इसके अंदर, वर्चुअल क्लाइंट एंड द वाइस फाइल क्लाइंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ दिस कोडा फाइल सिस्टम। अभी आपको बताया था हमने किस पर्पस के लिए हम कोडा फाइल सिस्टम को यूज करते हैं, सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी की वजह से। ठीक है, सेकेंडली अब इसका गोल क्या होता है, किसी भी फाइल सिस्टम का, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहे हो या फिर आप रियल टाइम में बात कर रहे हो या मोबाइल में बात कर रहे हो, क्या पर्पस क्या है, फाइल सिस्टम होती क्या है, फाइल सिस्टम जिसमें आपका पूरा डेटा सेव होता है, प्लस उस डेटा को एक कंट्रोल किया जाता है कि कैसे कोई भी यूजर जो कि नेटवर्क पे कनेक्टेड है उसे एक्सेस करे। ठीक है, तो वो आपका एक फाइल सिस्टम होता है जो बताएगा क्या, कि कैसे हम उस पूरे फाइल के एक्सेस को कंट्रोल करेंगे, किस यूजर को क्या राइट है, कौन सा यूजर कौन सी फाइल को एक्सेस कर सकता है, वो सब हमारा फाइल सिस्टम ही बताता है। ठीक है, तो इसका गोल क्या होता है मेन फाइल सिस्टम का, कि यूजर को किसी भी टाइम पे फाइल की
फाइल मिले, फाइल मतलब वो एक्सेस कर सके, देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइल्स फॉर ऑल द यूजर्स। अब वो अवेलेबिलिटी कैसे होगी, मतलब कैसे अवेलेबल रहेगी यूजर के लिए फाइल्स ऑल द टाइम, अभी आपको बताया बाय रेप्लिकेशन। तो गोल क्या है आपका मोबाइल सिस्टम का, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल क्रिएट द रेप्लिकेशन ऑफ द फाइल्स क्रिएटेड बाय यूजर, और उसको कहाँ सेव करेगा, वो मल्टीपल सर्वर पे, जैसे सपोज जैसे सर्वर 1, यहाँ पे क्लाइंट 1 ने कोई फाइल क्रिएट किया, उसकी सेविंग कहाँ हुई है, यहाँ पे हुई है, ओरिजिनल फाइल उसकी यहाँ पे है सर्वर 1 के पास, बट उसकी जो कॉपीज होगी मे बी दैट विल बी ऑन सर्वर 2, सर्वर 3 एंड सर्वर 4। सो नेक्स्ट टाइम अगर सपोज क्लाइंट को वही फाइल एक्सेस करनी है और अगर आपका ये सिस्टम फेल हो जाता है, तो सिंपली आपका जो ये नेटवर्क है वो उस फाइल को इन तीनों में से किसी भी सर्वर से क्लाइंट को दे सकता है। क्लाइंट के लिए ये अननोन है कि उसको कहाँ से वो एक्सेस हो रही है, कहाँ पे उसकी फाइल जाके सेव हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो मेन एम है इस मोबाइल फाइल सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह ही, कि क्लाइंट को हर टाइम पे 24 आवर्स जो भी वो एक्सेस करना चाहे फाइल वो एक्सेस कर सके, चाहे सिस्टम फेल हो जाए तब भी। कैसे, बाय क्रिएटिंग द multiple copies of a file and save that file on the multiple servers. So this is the first goal of mobile file system, और it is the goal of any file system, आप किसकी भी अगर बात कर रहे हो तो, कि सभी यूजर्स को फाइल मिले। This is the first. By replicating file volume across many servers। ठीक है, तो इधर यहाँ पे भी आपको नेम देना है इसको, लेबल इट लाइक दिस, जैसे क्लाइंट के लिए किया था S1 S2 S3 S4। ठीक है, this is the first goal, there will be availability of files all the time for the users। सेकंड, और क्या गोल होगा क्लास मोबाइल फाइल सिस्टम का, सेम ये डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह ही है जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड का पढ़ा था। इन दिस another main goal of this mobile file system is there should be disconnected mode of operation। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है, जो मोबाइल फाइल सिस्टम होता है उसमें कौन सा मोड होता है, किस मोड में ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सो देयर विल बी डिस्कनेक्टेड मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जैसे क्लाइंट है आपका, एक क्लाइंट इस सर्वर से कनेक्टेड है, नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो ये क्लाइंट जो होगा किसी भी टाइम पे उससे डिस्कनेक्ट नहीं होगा। डिस्कनेक्ट अगर वो होता भी है तो ये कैसे सर्व किया जाता है ये वाला मोड, कि क्लाइंट के पास, इन सभी क्लाइंट के पास क्या होगी, एक कैशे होगी। कैश में क्या होता है कि वो डेटा आपका अवेलेबल होता है जो क्लाइंट को बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करना है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से ये सिस्टम जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, डिस्कनेक्टेड मोड ऑफ ऑपरेशन। और ये फुलफिल कैसे होता है, यानी कि समटाइम्स ये तो आपको भी पता है कि नेटवर्क आपका ऑफ हो जाता है, चला जाता है, लेकिन ये कैसे प्रोवाइड करता है, ये बाय यूजिंग द कैशे। हर एक क्लाइंट के साथ यहाँ पे क्या अवेलेबल होगी, कैश मेमोरी, और वो क्या करेगा, सिंपली वो अपने सभी डेटा को, फ्रिक्वेंटली यूज डेटा को उस कैशे में सेव कर लेगा, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर नेटवर्क नहीं भी है, उसको कोई फाइल एक्सेस करनी है तो उस कैशे में से उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। सो देयर इज अ डिस्कनेक्टेड मोड ऑफ ऑपरेशन बाय। So these are the main goal of this mobile file system. Another goal is there, that is efficient and transparent access to the files। With data consistency। ठीक है, तो ये आपका 3 गोल्स होते हैं मोबाइल फाइल सिस्टम के लिए। क्या है,
देयर शुड बी द फाइल्स शुड बी अवेलेबल ऑल द टाइम, और वो कैसे पॉसिबल होता है? बाय रेप्लिकेशन। सेकंड, देयर शुड बी डिस्कनेक्टेड मोड ऑफ ऑपरेशन बाय यूजिंग द कैशिंग फाइल प्रोसीजर। कैश करने से क्या होगा? इफ देयर विल नॉट एनी नेटवर्क ऑन द क्लाइंट साइड, तो वो कैशे में से अपना जो भी डेटा एक्सेस करना है वो एक्सेस कर सकता है। थर्ड क्या है? एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब टाइमली डेटा जो है वो क्लाइंट को अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद क्या है? ट्रांसपेरेंट एक्सेस, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए यहाँ पे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड की तरह। प्लस डेटा कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे होना चाहिए। डेटा कंसिस्टेंसी मतलब जो आपका प्रॉब्लम रहती है कि एक सेम ही डेटा अगर मल्टीपल फाइल्स में है और एक जगह वो अपडेट हो जाता है, रेस्ट ऑफ दी जगह वो अपडेट नहीं हो पाता है, तो वहां पे डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम राइज हो जाती है। तो आपका ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? कंसिस्टेंट डेटा फॉर द यूजर्स। यानी कि अगर अपडेशन भी कोई यूजर कर रहा है, जैसे क्लाइंट ने एक फाइल क्रिएट की, उसने वो अपडेशन किया, तो वो उसकी मल्टीपल कॉपीज जैसे S3 S4 पे है, तो उसमें भी वो अपडेशन होगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम इस सिस्टम में राइज नहीं होगी। ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए आपको ये जो मेन पॉइंट्स बताए हैं पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेशन होगी यहाँ पे, सेकेंडली डिस्कनेक्टेड मोड होगा, कैसे? कैशे का यूज करके, और थर्ड यहाँ पे क्या होगा? डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, देयर विल बी नो इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये जो सिस्टम है, हर एक सिस्टम की आपको पता है लिमिटेशंस भी होती है, यानी कि उसके साथ में एडवांटेज भी रहते हैं, डिसएडवांटेज भी रहते हैं। अभी जो मैंने आपको गोल में बताया है, तो ये सब क्या है? इसका एक एडवांटेज है कि आपके यूजर्स के लिए हर टाइम फाइल है, वो कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। थर्डली, एफिशिएंट ट्रांसमिशन होगा डेटा का। ठीक है, टाइमली क्लाइंट को डेटा रिसीव होगा। बट जो यहाँ पे इसकी ड्रॉबैक्स हैं या फिर प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी, वो देखो। Problems with Coda file system. Low bandwidth. Yes, class. What is bandwidth? Bandwidth क्या होती है? लो बैंडविड्थ मीन्स कि जो आपका डेटा, बैंडविड्थ क्या बता रहा है? अमाउंट ऑफ डेटा जो आपका ट्रांसमिट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो उसकी बैंडविड्थ होती है। जैसे 1 आवर में कितना डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, वो उसकी बैंडविड्थ बताता है। कितना बैंडविड्थ है, कितना डेटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इतने टाइम में। सो यहाँ पे क्या है? आपका मोबाइल फाइल सिस्टम की बैंडविड्थ जो रहती है कोडा फाइल सिस्टम की, वो लो होती है। सेकेंड, there will be heterogeneous component, मे बी नॉट ऑल द टाइम, बट हो सकता है ऐसा कि हेट्रोजेनिटी की प्रॉब्लम अराइज हो। हेट्रोजेनिटी मतलब किसकी बात हो रही है? उसके कंपोनेंट्स की, या तो मे बी हार्डवेयर कंपोनेंट हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो सकता है। तो ये पहले भी पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड पे। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये क्लाइंट है या आपका कोई सेपरेट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, क्लाइंट C3 जो है वो किसी और सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे काम कर रहा है, ऐसे C4 है वो किसी और पे काम कर रहा है। तो इस तरह से हेट्रोजेनिटी मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो सकते हैं इन सभी क्लाइंट सिस्टम पे। सो अगर डिफरेंट टाइप्स के वो यूज किए जाते हैं, हेट्रोजेनिटी होती है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो देयर विल बी हाई हेट्रोजेनिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हेट्रोजेनिटी मतलब कि जो ये कंपोनेंट्स है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, वो हर एक सिस्टम पे, क्लाइंट्स पे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एंड ऑल्सो ऑन द सर्वर्स। नेक्स्ट इज देयर विल नॉट बी रिलायबिलिटी फॉर सम रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज के लिए है कि सिस्टम जो है वो रिलायबल ना रहे। रिलायबिलिटी आपको पता ही है कि रिलायबल क्या है, मतलब जैसे C3 को अगर कोई रिसोर्स एक्सेस करना है, यहाँ पे किसकी बात हो? रिलायबिलिटी के रिसोर्सेज की। तो मे बी उसको वो रिसोर्स नहीं मिल पाए, ठीक है, ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ दैट रिसोर्स। ये जो प्रॉब्लम्स है इसकी ऑल द टाइम नहीं है, मेनली जो इसका मेन बेनिफिट गोल बताया आपको वो ये सर्व करता है सारा, बट समटाइम्स ये प्रॉब्लम्स जो होती है इसके ड्रॉबैक्स को अराइज हो सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज
ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर ऑल द कंप्यूटर्स, तो सिस्टम की वर्किंग है उस पर इफेक्ट हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। बैंडविड्थ कम है, यहाँ पे हेटेरोजेनिटी हो सकती है, रिसोर्सेज जो है चाहे वो आपके नेटवर्क से रिलेटेड है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड है जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो वो उसकी लिमिटेशन हो सकती है। ठीक है, अब इनकी सोल्यूशन क्या है, व्हाट आर द सोल्यूशन फॉर दीज प्रॉब्लम्स? फर्स्ट इज रेप्लिकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेटा, इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए ही ये जो आपका कोडा फाइल सिस्टम होता है, मोबाइल फाइल सिस्टम है, वो रेप्लिकेशन यूज करता है। रेप्लिकेशन ऑफ डेटा का जो प्रोसीजर होता है यहाँ पे, उसको आप क्या बोलते हो? वो कॉपिंग के फॉर्म में हो सकता है या फिर क्लोनिंग के फॉर्म में हो सकता है। दोनों टर्म इसके लिए यूज की जाती है रेप्लिकेशन ऑफ डेटा के लिए, क्लोनिंग या फिर कॉपिंग। कॉपिंग का आपको पता ही, कॉपी और क्लोन भी क्या होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे कोई फाइल है F1, तो उसका सेम एज इट इज F1 क्रिएट किया और वो किसी और सर्वर पे सेव कर दिया। तो ये दोनों टर्म से भी आपका आ सकता है। कॉपिंग या क्लोनिंग मीन्स रेप्लिकेशन ऑफ डेटा फॉर दी मोबाइल फाइल सिस्टम और कोडा फाइल सिस्टम। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है यहाँ पे? डेटा कलेक्शन इन एडवांस। आपका ये कोडा फाइल सिस्टम क्या करता है, पहले से ही डेटा कलेक्ट कर लेता है। जैसे सपोज क्लाइंट 1 को कोई रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो रिसोर्सेज की लिमिटेशन, ये प्रॉब्लम स्टडी किया था अभी, तो वो प्रॉब्लम अराइज ना हो, दैट्स व्हाई वो पहले से ही डेटा कलेक्ट कर लेता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? दिस इज नोन एज होर्डिंग। आपका ये एमसीक्यू में होर्डिंग के नाम से आ सकता है। होर्डिंग क्या होता है? होर्डिंग मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा इन एडवांस, और वो कौन से सिस्टम में यूज होता है? आपका मोबाइल सिस्टम्स में या फिर कोडा सिस्टम में। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन इन एडवांस इज नोन एज होर्डिंग एंड ऑल्सो इट इज नोन एज प्रीफेचिंग। ठीक है, तो ये 2 सॉल्यूशंस है इसके लिए, जो भी प्रॉब्लम्स ये अराइज हुई है कोडा फाइल सिस्टम के लिए। फर्स्ट इज रेप्लिकेशन ऑफ डेटा एंड सेकंड इज डेटा कलेक्शन इन एडवांस, दैट इज नोन एज होर्डिंग और प्रीफेचिंग। और एप्लीकेशन को हम कॉपिंग के टर्म से भी आ सकते हैं आपका, या फिर क्लोनिंग के टर्म से भी। ओके, वैसे आपको मोबाइल फाइल सिस्टम में यही स्टडी करना है। इसका आर्किटेक्चर होता क्या है, कोडा फाइल सिस्टम एमसीक्यू रिलेटेड आपको बता ही दिया, फुल फॉर्म्स है, प्लस ये आपका ईयर है कब डेवलप हुआ है, 1987 में। किसकी एक्सटेंशन है ये? AFS की, एंड्रॉइड फाइल सिस्टम की एक्सटेंशन है। वर्चुअल क्लाइंट क्या है? जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। यहाँ पे वाइस फाइल क्लाइंट क्या है? जो रिस्पॉन्स दे रहा है। नेक्स्ट इज इसका गोल क्या है मेन, कि डिस्कनेक्टेड मोड ऑफ ऑपरेशन रहे, रेप्लिकेशन अवेलेबल हो ताकि यूजर को फाइल्स ऑल द टाइम मिले, और